गाइस, तो आज के लेक्चर में हम साइंस के बायोलॉजी सेक्शन का एक चैप्टर कवर करने वाले हैं विच इज़ हेरिडिटी। ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर मेरे को एक दो बातें वेरी क्विकली क्लियर अप करनी है। सबसे पहली चीज़ तो व्हाट विल दीज नोट्स बी कवरिंग। तो ये जो नोट्स हैं वी मेड देम फ्रॉम द प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स, स्पेशली यूपी और बिहार का। ठीक है, तो ये जो अभी तक आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं। इनफैक्ट उनको एज एन इंडेक्स गाइडलाइन लेके हम चले हैं कि उतना ही चीज़ें हमें कवर करनी है जितनी चीज़ें रेलेवेंस में हैं पेपर के। ठीक है, सेकंड पार्ट दैट आई वांट टू क्लियर राइट ऑफ द बैट इज़ कि येस वी विल बी कवरिंग द कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, स्पेशली क्योंकि हम साइंस सेक्शन से डील कर रहे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। फ़िज़िक्स में स्पेशली आपके काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं, तो येस वी विल बी कवरिंग दैट। थर्डली, जो फॉर्मेट रहेगा नोट्स का, मोस्टली आई हैव ट्राइड टू कीप इट इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, क्योंकि वैसा फॉर्मेट जो है मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू रिकॉल द आंसर व्हेन यू आर एक्चुअली सॉल्विंग द पेपर। तो एग्ज़ाम में हेल्प होती है उससे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते डिस्कशन पे, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हेरिडिटी पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले हमें जानना है कि क्रोमोज़ोम क्या होता है। ठीक है, वेरी बेसिक से हम स्टार्ट करें तो हमें पता है कि देयर इज़ अ सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो डीएनए है जो, वो उसे हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो काइंड ऑफ जो इसके साथ एनालॉजी दी जाती है वो मैगी नूडल्स वाली दी जाती है। ठीक है, तो आप इमेजिन करो देयर इज़ अ कुक्ड बोल ऑफ मैगी नूडल्स। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ द डीएनए इज़। ठीक है, और वो आपका न्यूक्लियस के अंदर है। अब जब द सेल इज़ नियर टू सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन के नज़दीक है जब, तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इट वुड बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या हैं? कुछ नहीं है, जैसे हम इमेज पे देख पा रहे हैं, तो ये प्रोटीन्स हैं जिनको कि हिस्टोन्स कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका डीएनए है एंड इट इज़ वाउंड अराउंड दीज हिस्टोन्स। तो ये हिस्टोन्स क्या करते हैं? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं डीएनए को, और ये आपके क्रोमोसोम बना दे रहे हैं। तो ये हिस्टोन जो कि एक प्रोटीन है प्लस द डीएनए, ठीक है, ये आपका बन जा रहा है क्रोमोसोम, जो आपका सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो बट क्वेश्चन क्या आता है इसमें? दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेरिडिटरी सिम्टम्स आर मूव्ड इन द डिसेंडेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू। तो आंसर होगा क्रोमोसोम्स। तो जब आपका सेल डिवीजन होता है, जैसे माइटोसिस और मियोसिस, दो तरीके से सेल डिवाइड होता है, तो दोनों ही केसेस में जो डिवीजन होता है उसके पहले जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम्स की शेप में होता है, और अरेंज्ड वे में उसका डिवीजन होता है। ठीक है, रेप्लिकेशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है जेनेटिक मटेरियल का। तो अब इनका यूज़ या फंक्शन देख लेते हैं। तो ये जो यूनिक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का, ये स्पूल लाइक प्रोटीन्स जो हिस्टोन्स होते हैं उसके अराउंड डीएनए वाउंड अप होता है। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्रोमोसोम क्या हेल्प करते हैं? ये इंश्योर करते हैं कि सेल डिवीजन के दौरान जो डीएनए है वो सही से रेप्लिकेट हो जाए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो जाए सेल डिवीजन में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो बार बार रिपीट होता है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितना होता है ह्यूमंस में। तो इसका सिंपल आंसर है 46 या फिर 23 पेयर्स, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब हमारे जो पेयर्स होते हैं उसमें से जो फर्स्ट 22 होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, और जो लास्ट आपका 23rd क्रोमोसोम होता है उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, वो क्योंकि डिसाइड करेगा द जेंडर ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, अगर XY है तो दैट इज़ ए मैन। ठीक है, मेल है। अगर XX है तो वो फीमेल है। ठीक है, फिर जो थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास पेयर्स में होते हैं। तो एक हमें मदर से मिला होगा और एक हमें फादर से मिला होगा।
सेम विल गो फॉर ऑल द 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं इनको हम कहेंगे डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, तो मोस्ट जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें पेयर्स में ही प्रेजेंट होते हैं और उनमें डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो है कि क्रोमोसोम किस में कितने हैं। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं हुए हैं, पर फिर भी हम देख लेते हैं कि डॉग में 78 क्रोमोसोम्स होते हैं, 39 पेयर्स। ठीक है, चिंपैंजी, गोरिल्ला और रैंगूटन में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 24 पेयर्स। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन जो आया हुआ है, बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, बट हैज़ बीन आस्क्ड, क्रोमोसोम नंबर इन एनी स्पीशीज़ इज़। तो नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो सब ह्यूमंस में 46 ही रहेंगे। अगर वो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स किसी का डिफरेंट है तो दैट विल नॉट बी द ह्यूमन स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ डिफरेंट होगी। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नो सेक्स क्रोमोसोम इज़ फाउंड इन, तो लिजर्ड्स में कोई सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, फिर ह्यूमंस के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मेजर रोल इन डिटर्मिनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, यानी कि ये कैसे डिसाइड होता है कि जो बच्चा है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो ह्यूमन बीइंग्स में मेल प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम होता है और जो फीमेल होती है उसमें XX क्रोमोसोम होता है। अब हमें पता है कि ड्यूरिंग जैसे द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, तो उसमें एक आपको क्रोमोसोम जो है मिलेगा मदर से और एक मिलेगा फादर से। ठीक है, तो मॉम जो है वो उसके पास XX है देने को। ठीक है, तो वो जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो X ही मिलेगा मदर से तो। ठीक है, और जो फादर है उसके पास XY है। अब यहाँ पे वेरिएशन हो सकती है, या तो वो X दे सकता है जिस केस में अ डॉटर विल बी बॉर्न, या फिर वो Y दे सकता है जिस केस में ए सन विल बी बॉर्न। ठीक है, फिर यहाँ सिंपल बताया हुआ है कि जो है हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं। तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, जिनमें कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो पेयर होता है उनमें। ठीक है, जिनमें सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उनको हम हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर एक ही क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स ऑफ ह्यूमंस कौन है। तो ह्यूमंस शेयर 99% ऑफ आर DNA विथ चिंपैंजीज, मेकिंग देम आर क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स। तो ये दोनों तरीके से वैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 99% ऑफ DNA हम किसके साथ शेयर करते हैं, या फिर क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव कौन है। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा सेल डिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके से होता है, माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। ऑल्दो दिस इज़ not that much of an important question, hasn't been asked much, but still we should look at it. तो माइटोसिस होता है, जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं। ठीक है, तो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, यानी कि ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी जैसे स्किन एक्सेट्रा। ठीक है, और दूसरे हमारे जर्म सेल्स होते हैं, यानी कि जिनको सेक्स सेल्स बोल सकते हैं, बेसिकली द स्पर्म एंड एग। ठीक है, तो जो आपके सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें होता है माइटोसिस। ठीक है, क्लोन ऑफ द पेरेंट सेल प्रोड्यूस होता है इसमें सिंपली। तो ये है आपका माइटोसिस। तो देखो इसमें पेरेंट सेल होता है, दोनों ही केसेस में माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी DNA रेप्लिकेशन तो होना ही है। ठीक है, तो जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे सबकी एक एक कॉपी बन जाएगी और 2n हो जाएगा। ठीक है, जो सेल डिवाइड हो रहा है वो पहले डुप्लीकेट करेगा सब कुछ, DNA का रेप्लिकेशन होगा बोथ केसेस में। ठीक है, उसके बाद माइटोसिस के केस में क्या होगा कि इट विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। जो पेरेंट सेल और डॉटर सेल हैं वो बिल्कुल कॉपी ऑफ ईच अदर होंगे। ठीक है, और मियोसिस के केस में क्या होगा कि जो पेरेंट सेल है रेप्लिकेट तो वो करेगा यहाँ पे, पर उसमें 2 बार डिवीजन होगा। तो फर्स्टली इट विल डिवाइड इनटू 2 सिमिलर सेल्स जो पेरेंट सेल जैसे ही होंगे, फिर बट देयर मे बी सम जेनेटिक वेरिएशन इन दैम। फिर उसके बाद विल डिवाइड इनटू फर्दर 2 मोर, दैट मीन्स 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे जो कि हैप्लॉइड सेल्स होंगे। ठीक है, इनमें आधा आधा क्रोमोसोम, मतलब
एन ईजी वे ऑफ रिमेम्बरिंग दिस इज़ कि जो सेक्स सेल्स होते हैं ह्यूमंस में, जिनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं, या जो स्पर्म और एग सेल्स होते हैं, दे मतलब ईजी वे ऑफ रिमेम्बरिंग, ठीक है, दिस इज़ नॉट टेक्निकली हाउ यू से इट, तो दे आर इनकम्प्लीट, मतलब उनमें आधा ही जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आगे एक्सप्लेन की हुई है। तो हम देखते हैं द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स, तो कैसे होता है। तो सबसे पहले जैसे ये फीमेल है, ठीक है, तो उसमें मियोसिस हुआ और 23 क्रोमोसोम्स वाला एग बन गया, ठीक है। ये आपका मेल है, उसमें भी मियोसिस हुआ और 23 क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म बन गया। देन व्हेन द एग इज़ फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म, ठीक है, तो आपके पास आ जाता है जाइगोट। अब इसमें जो है टोटल 46 हैं क्रोमोसोम्स, ये कंप्लीट है, ठीक है। अब उसके बाद माइटोसिस के थ्रू जो है बेबी का फॉर्मेशन होगा, जो एम्ब्रियो है वो बनेगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, इसमें एक सिंपल ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में वो पहले होता है कि आफ्टर होता है मियोसिस। तो हमने देख लिया कि मियोसिस जो है आपका पहले होता है, देन आपका फर्टिलाइजेशन होता है, एंड देन आपका माइटोसिस होता है बाकी सारे सेल्स के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं डीएनए, आरएनए और जीन्स। तो सबसे पहले बेसिकली डीएनए देख रहे हैं हम। हाँ, तो क्रोमोसोम हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। हमने देख लिया कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, हमने देख लिया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, फिर डीएनए होता है। अभी हम देखेंगे कि डीएनए जो है उसका एक डबल हीलिक्स मॉडल होता है, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसमें शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, पर वो सब आगे भी देखेंगे। अभी हमें समझना है कि जीन क्या होता है। तो इट इज़ ए सेगमेंट ऑफ ए डीएनए, ठीक है। डीएनए तो बहुत आपका लंबा है, उसका एक छोटा सेगमेंट जो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कोड कर रहा है ह्यूमन बींग्स में या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम बोलते हैं जीन। तो डीएनए और डिटेल में देखना है, तो इस पे जो क्वेश्चन बनता है, तो व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आंसर है डीएनए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देन व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग सेल्स, ठीक है, अगेन डीएनए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब एक से ज़्यादा बार आया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। तो डीएनए है हमारा डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए है हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है हमारा, उसमें होता है डबल स्ट्रैंडेड शुगर फॉस्फेट की बैकबोन, ठीक है, ये ऐसे डबल स्ट्रैंड्स, यानी कि ये 2 स्ट्रैंड्स और शुगर फॉस्फेट की ये बैकबोन होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो ये जो शुगर बोल रहे हैं, ये डायऑक्सी राइबोस शुगर होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि डीएनए में कौन से टाइप की शुगर होती है, डायऑक्सी राइबोस शुगर होती है, ठीक है। अगेन आरएनए के लिए भी काफ़ी बारी रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि उसमें कौन सी शुगर होती है, तो उसमें राइबोस शुगर होती है। फिर आरएनए जो है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड शुगर फॉस्फेट, यानी कि एक ही स्ट्रैंड का बैकबोन है शुगर फॉस्फेट का, ठीक है। अब इनमें जो है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या बेसिस होते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। तो जो आपका डीएनए है उसमें होंगे आपके ए, टी और जी, सी, ठीक है। ए और टी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू लिंक होते हैं और जी और सी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं। तो ए है आपका एडेनिन, टी है आपका थायमीन, जी है आपका गुआनिन और सी है आपका साइटोसिन, ठीक है। उसके बाद सिमिलर आपके न्यूक्लियर बेसिस जो हैं आरएनए में भी होते हैं, बट इसमें होते हैं आपके CTAU, ठीक है। तो ये तो 3 कॉमन ही है, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, प्लस एडिशनली इसमें थायमीन की जगह पे यूरेसिल होता है। आगे चलते हैं। तो ऑलरेडी हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया कि न्यूक्लिक एसिड बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं,
ये सब होते हैं, ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जो अमीनो एसिड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये शुगर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, काफ़ी बार रिपीटेड है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे रिसेंट ईयर्स में नहीं पूछा गया बट पहले काफ़ी बार आया। हु वाज द फर्स्ट टू आउटलाइन द डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? तो डीएनए का जो डबल हीलिक्स मॉडल है वो किसने दिया है? तो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट वी आर कवरिंग व्हाट इज़ आरएनए। तो ऑलरेडी हमने देख लिया वैसे तो, अब यहाँ पे हम उसका फंक्शन देख रहे हैं कि फंक्शन क्या है आरएनए का। तो ये डायरेक्टली कोड करता है फॉर अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, या फिर इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए मैसेंजर बिटवीन डीएनए एंड राइबोसोम्स टू मेक प्रोटीन्स। अब वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए होता है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है बट स्टिल हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो एम आर एन ए होता है विच इज़ मैसेंजर आरएनए। आरएनए होता है विच इज़ राइबोसोमल आरएनए। टी आरएनए होता है ट्रांसफ़र आरएनए। और भी टाइप्स होते हैं बट वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट मच डिटेल, उतना पीएचडी का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए एक हम देख लेते हैं कि इसका क्या फंक्शन होता है। तो इट कैरीज द इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोटीन सीक्वेंस टू द राइबोसोम्स। अब जो राइबोसोम्स होते हैं, ये सेल वाले चैप्टर में वैसे कवर होता है राइबोसोम्स क्या होते हैं, बट हमें पता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करते हैं सेल में। ठीक है, तो राइबोसोम्स तक इन्फॉर्मेशन लेके जाता है कि क्या प्रोटीन बनना है, क्या अमीनो एसिड बनना है। ठीक है, फिर हमने ऑलरेडी ऊपर कवर किया कि जीन क्या होता है, बट इसमें जो क्वेश्चन आता है बार बार रिपीट हुआ है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन ह्यूमंस क्या है? तो आंसर इज़ जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन ह्यूमंस। ये हमें पता है कि ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो इनकोड करता है सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। यहाँ पे मैंने एक टर्म आगे एक्सप्लेन किया है कि एलील क्या होता है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है, बट जस्ट फॉर आवर नॉलेज हम, क्योंकि डायरेक्टली इस पे चाहे क्वेश्चन ना आए बट ये टर्म हमें समझ में आना चाहिए। तो एलील डिनोट करता है द वेरिएंट्स ऑफ ए गिवन जीन। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो आई कलर के लिए एक क्रोमोज़ोम आपको जो है मदर से मिला और एक क्रोमोज़ोम फादर से मिला। ठीक है, तो ये मॉम से आया, ये आपका फादर से आया। ठीक है, तो ये वाले में है आपका आई कलर कोडेड एज ब्लू और ये वाले में आपका आई कलर कोडेड है एज ब्राउन। ठीक है, तो ये आपके अलील्स हो गए। अब एक ही चीज़ के लिए, एक ही कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपके पास दो वेरिएशंस हैं। ठीक है, अभी हम आगे जब जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं मेंडल, उनके लॉज देखेंगे तो देखेंगे कि कैसे डिसाइड होता है कि अब इन दोनों में से कौन सा वाला जो है एक्सप्रेस होगा। एक्सप्रेस होने का मतलब है कि एक्चुअली आपकी बॉडी में कौन सा दिखेगा, एक्सप्रेस एज इन विच वन इज़ शोन। ठीक है, तो सारे जीन वेरिएशंस जो है नहीं एक्सप्रेस होते हैं। जैसे कि आपका एक एलील ब्राउन आइज़ ब्लू आइज़ वाला हो सकता है। ठीक है, बट यू विल एक्सप्रेस ओनली द डोमिनेंट जीन। ये वन ऑफ द लॉज ऑफ मेंडल है, इसको हम करेंगे अभी आगे। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है वैसे। फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है, नॉट रिपीटेड टू मेनी टाइम्स बट इट हैज़ स्टिल फिगर्ड, कि जंपिंग जीन्स वर डिस्कवर्ड बाय। तो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय बारबरा मैकलिंटॉक, शी वॉन ए नोबेल प्राइज़ फॉर दिस। ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल है, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन हैज़ फीचर्ड ऑन दिस बट स्टिल हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जंपिंग जीन्स को हम ट्रांसपोजॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये होते क्या हैं? अब जैसे हमने देखा था कि जो जीन होता है आपका, वो एक डीएनए का सेगमेंट होता है। तो जैसे ये आपका यहाँ बना ही हुआ है, तो ये आपका जो है डीएनए है। ठीक है, अब उसमें से एक छोटा सेगमेंट होगा, जैसे ये रेड से डिनोट किया गया है उस छोटे सेगमेंट को, एक जीन को। तो दिस लिटिल जीन इज़ केपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ एंड देन गोइंग एंड इंसर्टिंग इटसेल्फ समवेयर एल्स। मतलब आपके इतने बड़े डीएनए के स्ट्रक्चर में ये कहीं और जाके लग जाएगा। ठीक है, ये कॉपी बना लेगा अपनी और कहीं और चला जाएगा।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं जंपिंग जीन या ट्रांसपोजॉन्स। सो जो हमारी नोबेल प्राइज़ विनर है बारबरा मैक्लिंटॉक, इन्होंने मेज़ पे जो है रिसर्च की। ये मेज़ के कर्नल्स यहाँ इमेज में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कर्नल में जो रेड स्ट्रीक्स हमें दिख रही हैं, ठीक है, ये ट्रांसपोजॉन्स की वजह से हैं। तो कई देखो कर्नल्स जो हैं पिगमेंटेड हैं, कई बिल्कुल क्लीन हैं, और कई में ये रेडिश स्ट्रीक्स हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांसपोजॉन्स या आपके जंपिंग जीन्स। आगे चलते हैं। तो वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द चैप्टर। तो हम देख रहे हैं हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ग्रेगर जोहन मेंडल। तो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स। अब इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्टली तो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बिकॉज इन्होंने डिस्कवर किया कि इनहेरिटेंस जैसी कोई चीज़ होती है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी प्रोजेनी को अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल देते हैं, ठीक है। अब व्हाट वाज ही रिसर्चिंग ऑन, मतलब मेंडल के आने तक तो आपका कुछ हेरिडिटी जैसा एक अलग से फील्ड नहीं था। तो मेंडल खुद किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हिज वर्क वाज कॉल्ड, तो इसका नाम है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया नहीं हुआ है, बट आई हैव जस्ट कवर्ड दिस टू एक्सप्लेन द पार्ट कि व्हाट वाज ही एक्चुअली रिसर्चिंग ऑन। तो जैसे आपके एक वाइट फ्लावर वाले प्लांट ले लिया, पी प्लांट या कोई भी प्लांट, ठीक है, उसमें मान लो वाइट फ्लावर्स हैं, और एक ले लिया उसमें पिंक फ्लावर्स हैं, ठीक है। अब उन दोनों का क्रॉस किया यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और फिर उसमें रिजल्टेंट देखा कि पहली जनरेशन जो है उसमें किस तरीके के फीचर्स आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें किस तरीके के फीचर्स आ रहे हैं। फॉर 7 years दिस मैन रिसर्च्ड ऑन वेरियस प्लांट्स, बट स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा जो रिसर्च किया दैट वाज ऑन गार्डन पी प्लांट। ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन गार्डन पी प्लांट, जिसका कि दूसरा नाम है पीसम सैटिवम, ठीक है। फिर ये जो क्वेश्चन था इसको एक बारी डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया कि देयर एग्जिस्ट अ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन द नेचर, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है। जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसमें जनरली क्या होता है कि सॉर्ट ऑफ ए क्लोन इज़ बॉर्न, मतलब कॉपी होता है पेरेंट सेल का, ठीक है। तो उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन या ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे है। तो ये क्वेश्चन एज इज़ आया हुआ है और एक से ज़्यादा बार आया हुआ है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आगे देख रहे हैं कि मेंडल ने क्या 3 लॉज दिए। तो इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो कभी नहीं पूछते हैं, नाम एट मोस्ट आ सकता है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हम नाम देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। वैसे तो इतना कर लिया इज़ सफिशेंट, बट स्टिल हम इनका एक बारी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये सोमैटिक सेल्स के लिए अप्लाई करता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस सबसे पहले देखते हैं क्या कहता है। तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि जो हमें एलील्स पास होते हैं, यानी कि जो एक क्रोमोसोम मॉम से आता है, एक डैड से आता है, उनमें डिफरेंट एलील्स हो सकते हैं एक ही ट्रेट के। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है जो, इट विल ओनली इनहेरिट द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। अब उसमें आ तो गए हैं दोनों जो अलील्स हैं, से आई कलर का ब्राउन भी आ गया है और ब्लू भी आ गया है, बट फिनोटाइप में कौन सा शो होगा या एक्सप्रेस होगा, वही होगा जो डोमिनेंट है, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब है ऑल द अलील्स दैट आर एक्चुअली गेटिंग एक्सप्रेस्ड। तो द अलील्स दैट आर सप्रेस्ड उनको क्या बोलेंगे? वो है रिसेसिव ट्रेट्स या रिसेसिव जीन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हमने देख लिया कि हर इंडिविजुअल में 2 एलील्स हैं, ठीक है, और वो एक ही एलील उनमें से आगे पास ऑन कर सकता है। तो अब मान लो कि मेरा आई कलर ब्राउन है, ठीक है। अब मुझे अपनी मदर से ब्राउन मिला था और अपने फादर से ग्रीन मिला था या ब्लू मिला था, व्हाटएवर। तो अब ओनली आई कैन पास ऑन, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच आई कलर आई हैव, आई कैन पास ऑन वन ऑफ दीज टू माई ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो
ब्राउन जा सकता है या ब्लू जा सकता है। फिर नेक्स्ट हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देख रहे हैं, एंड दिस इज़ द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ जीनोम मैपिंग। सिंपली अपने को डेफिनेशन इसकी देख लेनी है कि ये वो मेथड है, ये वो तरीका है जिससे कि हम लोकेशन ऑफ जीन और रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, जैसे मान लो ये आई कलर है, ये बंदे की हाइट है, ठीक है, ये कोई और फीचर ऐसे कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, वो आपके एक क्रोमोसोम के ऊपर मान लो कोडेड है, हम इनका आपस में रिलेटिव डिस्टेंस जो है उसको मैप करते जा रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिससे कि ये मैपिंग होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं जीनोम मैपिंग। लेट्स रीड दिस वन मोर टाइम। मेथड यूज टू डिटर्मिन द लोकेशन ऑफ जीन एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ बस एक जीनोटाइप की डेफिनेशन दे रखी है मैंने एडिशनली कि यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलील्स अक्रॉस द जीनोम, उसे हम इंडिविजुअल का जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। अब जीनोटाइप कवर करेगा दोनों आपके एलील्स को, जबकि फिनोटाइप जो है वो कवर करेगा ओनली द वंस दैट आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं म्यूटेशन। तो जब किसी जीन के बेस सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, तो हमने देखा कि जो जीन होता है वो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, और हमने देखा कि डीएनए में एक ये बैकबोन होती है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड वाली बैकबोन होती है जो शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है, ठीक है, और बीच में उसके बेसिस होते हैं, ठीक है, ये बेस सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो बहुत सारे बेसिस लगे होंगे जैसे ए टी जी सी, फिर टी ए सी जी, ऐसे करके बहुत बड़ा सा एक बेस सीक्वेंस होगा। तो अब अगर वो बेसिस में कोई चेंज हो गया, कैसे चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है बहुत सारे चेंजेस पॉसिबल हैं। कोई बीच में से डिलीट हो गया, मान लो टी ए डिलीट हो गया, आपका म्यूटेशन हो गया है। मान लो कोई डुप्लीकेशन हो गई, मान लो सी जी फिर से आ गया है, ठीक है, तो म्यूटेशन हो गई। मान लो इन्वर्जन हो गया है, कहीं पे आपका जी था उसको हटा के सी जी कर दिया गया है, देन ऑल्सो म्यूटेशन हो गई। बट क्वेश्चन यही आता है कि म्यूटेशन होता क्या है, तो वो होता है चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन ए जीन। फिर उसके बाद है डीएनए डैमेज रिस्क। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रोफेशन के लोग जो हैं दे रन ए रिस्क ऑफ परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए। तो एक्सरे टेक्नीशियंस आर एक्चुअली एट रिस्क, ठीक है, क्योंकि बार बार एक्सरेज को वो एक्सपोज हो रहे होते हैं, तो डीएनए सेल्स में उनके डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।